नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर के टेस्ट सीरीज सेगमेंट में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह सामान्य अध्ययन का टेस्ट सीरीज होगा, जानेंगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। यह हमारा जीएस टेस्ट सीरीज पार्ट 1 होगा, जिसमें इतिहास के 10 प्रश्न होंगे। हर प्रश्न के लिए आपको 15 सेकेंड मिलेगा टाइमर के साथ और उसके बाद आपको उत्तर बताया जाएगा और विस्तृत विश्लेषण उसका किया जाएगा, पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। प्रश्न भले ही 10 हों, लेकिन इसके माध्यम से आप इतिहास के लगभग 50 पॉइंट क्लियर करने में सक्षम होंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिलता है? नीलगिरी पहाड़ियां, शिवालिक पहाड़ियां, नल्लमाला पहाड़ियां या नर्मदा घाटी? तो यहां आपका समय समाप्त होता है। इस प्रश्न का उत्तर है नर्मदा घाटी। आइए देखते हैं इसका संपूर्ण विस्तृत विश्लेषण। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिला है। इसकी खोज 1982 में की गई थी। यह घटना चक्र से विश्लेषण उठाया गया है। अब देखते हैं इसके पांडे क्या कहते हैं। तो 1982 ईस्वी में मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी अंतर्गत हथनौरा नामक स्थल से होमिनिड की लगभग संपूर्ण खोपड़ी प्राप्त हुई है। इसे होमो इरेक्टस अथवा सीधे मानव की खोपड़ी बताया गया, लेकिन इसका शारीरिक परीक्षण करने के बाद अब इसे आद्य होमोसेपियंस माना जाता है। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। होमोसेपियंस के अवशेष भारतीय उपमहाद्वीप में कहीं से भी प्राप्त नहीं हुए हैं। हालांकि श्रीलंका में होमोसेपियंस के जीवाश्म मिले हैं। बाकी सब चीजें भी आप देखिए। आगे चलते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? कोल्डेवा, मेहरगढ़, लेहुरादेव और टोकवा। समय समाप्त हुआ। इसका उत्तर होता है लहुरादेव। हालांकि आपने बहुत जगह मेहरगढ़ सुना होगा। तो आइए देखते हैं यह कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन कैसे दूर होता है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरादेव है। यहां से 8000 ईस्वी पूर्व से 9000 ईस्वी पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, वहां से 7000 ईस्वी पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। यह जो है आपका घटना चक्र में दिया हुआ है। प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डेवा, जो कि इलाहाबाद जिले में बेलर नदी के तट पर स्थित है, वहां से 6500 ईस्वी पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। अब यदि देखा जाए तो यदि विकल्प में लहुरादेव रहता है तो आप लहुरादेव टिक लगाइए, यदि लहुरादेव नहीं है तो पहले की तरह मेहरगढ़ को टिक लगाइए। तो यह एक डाउटफुल क्वेश्चन था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, आहत सिक्कों में या पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में? तो समय समाप्त हुआ। उत्तर है इसका हड़प्पा संस्कृति में। आइए देखते हैं इसका संपूर्ण विश्लेषण। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहां से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि की धातुएं तो मिली है, लेकिन लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। अर्थात चांदी की प्राप्ति हुई है, लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल यानी कि लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। अब देखिए कि इसके पांडे सर क्या लिख रहे हैं। सिंधु घाटी के निवासी खाने पीने, वस्त्र एवं आभूषण के शौकीन थे। संभवतः ये शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। आभूषण सोने, चांदी और माणिक्य के बनाए जाते थे। यहाँ पर और भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं, तो वीडियो पॉज करके आप लोग जरूर पूरा पढ़ लीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का संकेत सर्वप्रथम किस धर्म ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या मनुस्मृति?
समय समाप्त। उत्तर है ऋग्वेद। आइए देखते हैं इसका विश्लेषण। वर्ण व्यवस्था में दिया हुआ है आपका एस के पांडे सर के किताब में कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का पहली बार उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो आप यहां से देख सकते हैं। और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य, मौर्य काल, उत्तर वैदिक काल या कुषाण काल? समय समाप्त हुआ। वैसे इसका उत्तर डाउटफुल है, लेकिन इसका सही उत्तर होगा पूर्व आर्य काल। आइए देखते हैं विश्लेषण। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर अंकित देवता की आकृति एवं देव प्रतिमाओं के साथ साथ अनेक सैंधवपुरा स्थलों से प्राप्त मातृदेवी की मृण्य मूर्तियां हैं। यह घटना चक्र में आपका दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन, इसके हिसाब से पूर्व आर्यकाल होगा। अब ये आपका दिया हुआ है इसके पांडे सर के किताब में, आप देख सकते हैं नीचे, उत्तर वैदिक काल में ही मूर्ति पूजा के आरंभ का आभास मिलने लगता है, परंतु मूर्ति पूजा का प्रचलन गुप्त काल से माना जाता है। तो यह इसके पांडे सर लिखते हैं, लेकिन उन्हीं के किताब में उत्तर है एक प्रश्न का, उसमें पूर्व आर्य उत्तर में दिया हुआ है, ऑप्शन में पूर्व आर्य दिया हुआ है। यह आपका एनसीईआरटी का है, इसमें भी लिखा हुआ है कि उत्तर वैदिक काल से मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पार्श्वनाथ की शिक्षाओं में महावीर ने क्या जोड़ा? सत्य, अहिंसा, अस्तेय या ब्रह्मचर्य? समय शुरू होता है अब। तो समय हुआ समाप्त। इसका उत्तर है ब्रह्मचर्य। आइए देखते हैं इसका विस्तृत विश्लेषण। यहां पर आप देख सकते हैं इसके पांडे की किताब का यह कटिंग है। जैन धर्म के सिद्धांत में दिया हुआ है कि जैन धर्म के 5 व्रत हैं। अहिंसा यानी कि हिंसा न करना, अमृषा या झूठ न बोलना, अचौर्य यानी कि चोरी न करना, अपरिग्रह यानी कि संपत्ति अर्जित नहीं करना, और 5वां है ब्रह्मचर्य या इंद्रिय निग्रह करना। इसमें से 5वां जो है ब्रह्मचर्य वो जोड़ा गया महावीर के द्वारा, बाकी सब पार्श्वनाथ ने जोड़ा था। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? दिग्घ निकाय, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक या विभाषा शास्त्र? तो समय हुआ समाप्त। इसका उत्तर है विनय पिटक। आइए देखते हैं इसका विस्तृत विश्लेषण। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। यह है विनय पिटक, यानी कि जिसमें संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं दी गई हैं। सुत्त पिटक जिसमें धार्मिक सिद्धांत दिए हैं, तथा अभिधम्म पिटक जिसमें दार्शनिक सिद्धांत दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये घटना चक्र का विश्लेषण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। काशी महाजनपद निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध था? सूती एवं रेशमी वस्त्र, मृण्य मूर्ति, इत्र फुलेल या फिर विशाल मंदिर? समय समाप्त हुआ। इसका उत्तर है सूती एवं रेशमी वस्त्र। आइए देखते हैं इसका विश्लेषण। काशी वज्जी के पश्चिम में काशी जनपद था, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। यहाँ का शक्तिशाली राजा ब्रह्मदत्त था, जिसने कौशल के ऊपर विजय प्राप्त की थी, किंतु कौशल के राजा कंस ने काशी को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। कंस का पुत्र महाकौशल उसका उत्तराधिकारी हुआ। काशी पर इसका पूर्ण अधिकार हो गया। यह व्यापार तथा वस्त्र उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यह इसके पांडे सर की किताब में दिया हुआ है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ से सूचना मिलती है? दिग्घ निकाय, दीपवंश, त्रिपिटक या अंगुत्तर निकाय?
समय समाप्त हुआ। इसका उत्तर है अंगुत्तर निकाय। आइए देखते हैं इसका विश्लेषण। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, जो इस प्रकार है: अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, अस्मक, अवंती, मत्स्य, सूरसेन, गांधार और कंबोज। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। तो ये दोनों प्रश्न जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी पूछा जाता है आपका बौद्ध ग्रंथ के बारे में, कभी जैन ग्रंथ के बारे में, तो दोनों याद रखिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो कहां खोदी गई थी? अंग में, कलिंग में, बंग में या मगध में? समय समाप्त हुआ और इसका उत्तर है कलिंग। आइए देखते हैं विश्लेषण। खारवेल के हाथी गुंफा अभिलेख से नंद राजा महापद्मनंद की कलिंग विजय सूचित होती है। इसके अनुसार नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया तथा उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर आज का टेस्ट समाप्त होता है। उम्मीद है आपको टेस्ट पसंद आया होगा और विश्लेषण को यदि पॉज करके आप देखते हैं तो आपका इतिहास का लगभग 50 पॉइंट क्लियर जरूर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। यदि आपका 8 अंक या उससे अधिक आया है तो इसका मतलब आपने ध्यान से पढ़ा है। 6 से 7 अंक यदि आता है तो अभी और मेहनत की जरूरत है। 6 अंक से भी कम आता है तो बहुत मेहनत चाहिए, और यदि 4 से भी कम आता है तो आपको आत्ममंथन या फिर विश्लेषण की आवश्यकता है। स्वावलोकन कीजिए, खुद अपना आत्ममंथन कीजिए और पता कीजिए कि आपकी तकलीफ कहाँ है, क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं। और यदि कोई तकलीफ हो तो मुझे आप निसंकोच कॉल कर सकते हैं। मैं आपकी जितनी संभव होगी मदद जरूर करूंगा, ठीक है। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि नए हैं, और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। अब मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।